हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन ब्लड के बारे में देखेंगे और इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब संयोजी उत्तक है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट का 7% होता है। ये बेस है, मतलब क्षार है, जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में एवरेज 5 से 6 लीटर्स ब्लड होता है। जनरली हाफ लीटर कम ब्लड होता है विमेन में मेन के कंपैरिजन में। ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये मेनली ब्लड में होते हैं। तो पहले जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा एक विस्कस फ्लूइड है, स्ट्रॉ कलर का है, जो कि ब्लड का टोटल 55% पार्ट है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और जो प्रोटीन है वो 6 से 8% होता है। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स, ये मेजर प्रोटीन्स हैं जो ब्लड में प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजेन जो है वो क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर फाइब्रिनोजेन नहीं है तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, मतलब खून का थक्का नहीं बन पाएगा। ग्लोबुलिन्स जो है उससे डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी की वो बनी रहती है, और जो एल्बुमिन्स है उससे ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहता है। तो प्लाज्मा है उसमें स्मॉल अमाउंट में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब भी होता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सब भी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग वाले फैक्टर्स, मतलब थक्का बनाने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजेन को निकाल लेते हैं तो जो पार्ट बच जाता है उसको हम सेरम कहते हैं। अब जानते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मैंने आपको पहले बताया, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट हम आरबीसी को कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स हम डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स जो है उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो पहले एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बता दूं। एरिथ्रोसाइट्स सबसे ज्यादा मात्रा में ब्लड में पाए जाते हैं। एक हेल्दी एडल्ट मैन में पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में अगर देखा जाए तो 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक आरबीसी होगा, मतलब 50 लाख से लेकर 55 लाख तक आरबीसी पाया जाता है। जो आरबीसी है उसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो, मतलब लाल अस्थि मज्जा में होता है, और ये बाई कनकेव शेप के होते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं, और ये रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की वजह से आता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए प्रति 100 ml ब्लड में। पर 100 ml 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये जो आरबीसी है आपका, ये रेस्पिरेटरी गैसेस को, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। आरबीसी की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, और इसके बाद ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब प्लीहा में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान। तो इस तरह आपको पता चल गया कि रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अगर आरबीसी का ज्यादा से ज्यादा निर्माण, मतलब फॉर्मेशन होना है, तो उसके लिए प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इससे युक्त भोजन हमें करना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा किसी के बॉडी में कम हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाता है, और जो लोग ज्यादा हाइट पे चढ़ते हैं उस समय आरबीसी में 30% तक की इंक्रीज देखी जाती है। आरबीसी को काउंट करने के लिए हेमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। अब है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स शेप में या स्ट्रक्चर में एमीबा की तरह दिखता है। इसमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। इसका जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। लीवर को हम यकृत कहते हैं, स्प्लीन को हम प्लीहा कहते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। और एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में ब्लड के पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 6000 से 8000 तक डब्ल्यूबीसी, मतलब ल्यूकोसाइट्स हो सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा है अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, ये डिफरेंट टाइप्स के
ग्रैनुलोसाइट्स हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स ये एग्रैनुलोसाइट्स हैं। WBC का 60 से 65% तक न्यूट्रोफिल्स ही होता है और जो बेसोफिल्स है वो 0.5 से 1% तक होता है, जबकि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं वो 6 से 8% तक होते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की जो ड्यूटी है वो है कि कभी भी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी के अंदर एंटर करती है, मतलब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उस फॉरेन ऑर्गेनिज्म से उन्हें लड़ने की क्षमता होती है और वो उसको लड़कर डिस्ट्रॉय कर दे। इस्नोफिल्स जो हैं वो 2 से 3% तक होते हैं। तो इस्नोफिल्स जो हैं वो रेसिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस को और वही एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने में भी मदद करते हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं 20 से 25% तक हैं और दो मेजर टाइप के होते हैं, एक बी फॉर्म, एक दूसरा टी फॉर्म। जो बी और टी दोनों लिम्फोसाइट्स हैं इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट्स। फिर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। प्लेटलेट्स बोन मैरो में फॉर्म होते हैं और ह्यूमन ब्लड में जनरली 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स रिलीज कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जिससे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो सके, मतलब खून का थक्का बन सके। अगर प्लेटलेट्स की संख्या किसी के ब्लड में कम हो जाती है तो उससे क्लॉटिंग डिजॉर्डर हो सकता है और एक्सेसिव लॉस ऑफ ह्यूमन ब्लड हो जाएगा बॉडी से। तो प्लेटलेट जो है वो मैमल्स में ही पाया जाता है, मतलब स्तनधारियों में ही पाया जाता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 3 से 5 दिन की है और इसकी जो डेथ है वो प्लीहा में, मतलब स्प्लीन में हो जाती है। अब ब्लड के फंक्शन को समझते हैं। ब्लड से क्या हो सकता है? ब्लड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है, बहुत सारे डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में ब्लड मदद करता है। ब्लड से ही क्लॉटिंग पॉसिबल होती है क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स हैं और उसमें फाइब्रिनोजन है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का और डाइजेस्टेड फूड का और बहुत सारे हार्मोन्स का और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का, उसमें ब्लड हेल्प करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसमें भी ब्लड हेल्प करता है। अब जानते हैं हम लोग क्लॉटिंग के बारे में। तो ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का थक्का कैसे जमता है। तो ह्यूमन ब्लड के प्लाज्मा में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक है फाइब्रिनोजन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। तो जो कंपल्सरी प्रोटीन है जिसके बिना ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है वो है फाइब्रिनोजन। तो जो विटामिन के है उससे ब्लड के प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो पाती है। अब जानते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में। तो जो ब्लड ग्रुप है उसकी डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ह्यूमन ब्लड के आरबीसी का जो मेजॉरिटी पार्ट है 80% पार्ट वो RH एंटीजन ही होता है और इस ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग RH पॉजिटिव कहते हैं जिसमें कि RH एंटीजन पाया जाता है और ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें ह्यूमन ब्लड में ये RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें हम RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल कहते हैं। अगर किसी RH नेगेटिव पर्सन वाले को RH पॉजिटिव वाले ब्लड के साथ में एक्सपोज किया जाए तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर्म करने लगते हैं उस RH एंटीजन के अगेंस्ट में और इसीलिए जब कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, मतलब ब्लड डोनेट कर रहे हैं हम किसी को, तो उस वक्त हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो RH ग्रुप है वो मैच करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ये चेक कर लेना चाहिए। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन ए होता है, एंटीजन को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, उसे हम ए ब्लड ग्रुप वाला कहते हैं। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन बी होता है उसे हम बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। ऐसा एंटीजन जिसमें ए और बी दोनों होता है उसे हम ए बी ग्रुप कहते हैं। और ऐसा एंटीजन जिसमें ना ए हो ना बी हो तो हम उसे ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो अगर एंटीजन नहीं हो तो एंटीजन की अनुपस्थिति में भी एक अलग तरह का प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और इसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये भी दो टाइप का होता है, एक है एंटीबॉडी ए और दूसरा है एंटीबॉडी बी। तो जान लें कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी स्मॉल ए उसी तरीके से एंटीजन बी और एंटीबॉडी स्मॉल बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर इनको एक साथ रखा गया तो ये मिलकर बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, विस्कस हो जाता है और इसके बाद ये ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाता है
और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन, मतलब अभिश्लेषण। और चढ़ाया जा रहा है तो इससे पहले हमें इस ग्रुप का मैच कर लेना चाहिए ताकि एग्लूटिनेशन ना हो। जो ब्लड ग्रुप O है उसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। और जो ब्लड ग्रुप AB है उसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो एक में एंटीजन नहीं होता है, किसमें, O में, और AB में एंटीबॉडी नहीं होती है। अब एक डिजीज है जिसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। अगर फादर का ब्लड RH पॉजिटिव हो और मदर का ब्लड RH नेगेटिव हो तो जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसकी जन्म से ही पहले, प्रेगनेंसी के दौरान ही या जन्म के तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा जो होता है वो पहले संतान के बाद में होता है, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। थैंक यू, जय हिंद।